दो पक्षों के बीच मारपीट से हुई प्राथमिकी दर्ज। थाना क्षेत्र के इनरवा भर पंचायत के तिवारी टोला गांव में एक ही स्थल पर 10 मार्ग कार्यक्रम के लेकर शुक्रवार को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सभी जख्मियों का इलाज पीएमसीएच पहाड़पुर चल रहा है, जहां चिकित्सकों ने गंभीर रूप से जख्मी धनंजय शुक्ला को मोतिहारी रेफर कर दिया। अन्य जख्मियों को सुबोध शुक्ला, रविंद्र शुक्ला, अशरफी महतो, हरिचंद्र महतो आदि शामिल है। जख्मी धनंजय ने थाना को आवेदन देकर यीशु महतो, गजेंद्र महतो, मनोज महतो, उमेश महतो सहित कुल 5 नामजद व कई अज्ञात लोगों को आरोपित किया है। जानकारी के अनुसार दक्षिणी नोनिया व इनरवा भर पंचायत के सीमा पर स्थित हनुमान मंदिर के पास वाली जमीन पर एक दिन पूर्व दशाग्र कार्यक्रम में उमेश महतो पक्ष के लोगों के प्रथम पक्षपात धनंजय शुक्ला के लोग उक्त स्थल पर दस्तातर करने के रोक लगा दिया था। दूसरे दिन प्रथम पक्ष के लोग दस्तातर कर रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के बड़ी संख्या में लोग आए और मारपीट करना शुरू कर दिए। मारपीट में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। पुलिस को दिए गए आवेदन में मारपीट के दौरान धीरज शुक्ला की दुकान को तोड़ फोड़ व लूटपाट का आरोप लगाया गया है। इस वक्त थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि दूसरे पक्ष से अशरफी महतो ने आवेदन देकर कुल 7 लोगों को आरोपित किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस के मामले की हकीकत और तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में अक्सर कार्रवाई की जा रही है। बाप द्वारा बेटी की गोली मारकर हत्या करने से पूरा क्षेत्र हतप्रभ है। थाना क्षेत्र के खैरवा गांव में रविवार को सुबह एक बाप द्वारा बेटी की गोली मारकर हत्या करने से पूरा क्षेत्र हतप्रभ है। इस लोमहर्षक घटना के कारण सरवर आलम के टोले एवं छोटी मस्जिद वाली गली में तमामी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। इसकी शादी इसके गांव में हुई थी। लोगों को सहज यह विश्वास नहीं हो रहा है कि सरवर आलम ऐसा भी कर सकता है। सरवर आलम 2000 के दशक में अपना मरहूम सांसद मोतीउर रहमान के साथ राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। 2001 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उसने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था। सभी विरोधियों को तगड़ी मात देने पर वह मामूली वोटों से जिला पार्षद का चुनाव हार गया। इसके बाद अपने बच्चों को काबिल बनाने की ठानी। उसे 3 बेटियां एवं 1 बेटा है। सभी को वह राजस्थान के कोटा में अच्छी तालीम के लिए भेजा करता था। लॉकडाउन में उसके 4 बच्चे घर आए थे। एकमात्र बेटे की निकाह की थी। स्थानीय लोगों की माने तो मृतका की कई बातें उसके पिता को नागवार गुजरती थी। रविवार की सुबह किसी बात को नाराज सरवर आलम ने बेटी को गोली मारकर खुद अपनी आत्महत्या के लिए बिजली के तार को पकड़ लिया। बेटी की हत्या के बाद खुदकुशी में जख्मी सरवर को सैरवा के एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसे पटना रेफर लेकर चले गए। वह अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने का सपना पाले हुए था, पर होनी को कुछ और मंजूर था। सरवर आलम के घर के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के सभी लोग मोतिहारी गए हुए हैं। अगल बगल के लोग मृतका के शव के पहुंचाने का इंतजार कर रहे हैं। ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद के लिए चुनावी प्रक्रिया हुई तेज। ढाका नगर परिषद के मुख्य पार्षद के रिक्त पड़े पद पर चुनाव 15 अक्टूबर को होगा। इसके लिए सभी वार्ड पार्षद को पत्र भेज दिया गया है। चुनाव अनुमंडल कार्यालय में होगा। इसी बीच चुनाव को लेकर 25 वार्ड पार्षदों में से 15 वार्ड पार्षद एकजुट व एकमत बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तस्वीर से यह पता चल रहा है कि इन 15 वार्ड पार्षदों में से कुछ स्वयं एवं कुछ अपने रिश्तेदार दूसरे प्रदेशों में सैर कर रहे हैं। मुख्य पार्षद का पक्ष सायदा खातून का निर्वाचन विरोधक तय माना जा रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय तो 15 अक्टूबर को ही पता चल पाएगा। पूर्व मुख्य पार्षद नजारा खातून के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान ही सायदा खातून के नामों पर सहमति बन पाई है।
इधर ढाका नब के मुख्य पार्षद का चुनाव नहीं होने के कारण पिछले कई महीनों से विकास ठप पड़ा हुआ है। न तो सही तरीके से ढाका में साफ सफाई का कार्य हो पा रहा है, न ही विकासात्मक कार्य। नब स्कूल संचालकों के लिए सीबीएसई ने जारी किया ने बताया कि चुनाव को लेकर सीबीएसई ने अनलॉक 5 में चौधरी को खोलने के लिए अनुमंडलीय गाइडलाइन जारी कर दिया है। पदाधिकारी बोर्ड ने इसके लिए अरविंद कुमार को निर्वाचित पदाधिकारी बनाया गया है। बोर्ड ने कहा कि स्कूल खोलने के पहले निजी स्कूलों को एक टास्क फोर्स बनाना होगा। इस टास्क फोर्स में शिक्षकों के साथ अभिभावक भी शामिल होंगे। इसके अलावा जिन स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जहां विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है, ऐसे स्कूल को पूरी तरह से साफ और सैनिटाइज करना होगा। एक बेंच पर एक बच्चा का नियम होगा लागू। स्कूल खुलने के बाद क्लासरूम में 2 छात्रों के बीच 1 फुट की दूरी रहेगी। अगर सिंगल सीटर बेंच है तो एक ही छात्र एक बेंच पर बैठेंगे। स्कूलों में एक बेंच पर एक बच्चा का नियम लागू किया जाएगा। क्लासरूम के अलावा स्टाफ रूम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। रिसेप्शन पर काम लोगों को बैठने का निर्देश सीबीएसई ने जारी किया है। इससे स्कूल खुलने के समय गेट पर स्कूल की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बच्चों में बनेंगे गोल घेरे। सीबीएसई के निर्देश दिया कि स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जगह जगह पर गोल घेरे बनाए जाएंगे, खासकर ऐसी जगह जहां बच्चे ज़्यादा जाते हैं। स्कूल पर प्रवेश के दौरान ही यदि घेरे बनाए जाएंगे। जहां पानी पीने के लिए नल लगा है वहां भी गोल घेरे बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक तीर का निशान भी स्कूलों के लिए बनाया जाएगा, जिससे बच्चे उचित दूरी के साथ वहां पर जा पहुंचेंगे। ऑड इवन फार्मूला से क्लास में बुलाए जाएंगे छात्र। स्कूल खुलने के बाद छात्रों को ऑड इवन फार्मूले के तहत बुलाया जा सकता है। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन में इसका भी सुझाव दिया है। सीबीएसई को 2 दिन पर या 1 दिन के अंतराल पर ही बुलाने को सीबीएसई ने कहा है। जिन स्कूलों में ज़्यादा छात्र हैं वहां स्कूल 2 शिफ्ट में भी चलाए जा सकते हैं। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि स्कूलों में कोई आयोजन नहीं किए जाएंगे। जो छात्र ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उन्हें न बुलाएं। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि जो छात्र घर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वह स्कूलों में नहीं बुलाए जाएंगे। स्कूल आने से पहले अभिभावकों की रजामंदी जरूरी है। ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्रों की प्रगति की जांच भी स्कूल समय समय पर करता रहेगा। जो छात्र शिक्षक या कर्मचारी कंटेनमेंट जोन में होंगे उन्हें स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। छात्रों को क्लास में अटेंडेंस के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। स्वामित्व योजना का लाभ बताया प्रधानमंत्री ने। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटे। करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है और डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सभी लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि यह योजना गांवों के ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। उन्होंने कहा कि आज हम आपके पास एक अधिकार है, यह कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा। मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत बने प्रॉपर्टी कार्ड को दिखाकर बैंकों के तहत आसानी से कर्ज मिलना सुनिश्चित हुआ है। मोदी ने इस मौके पर राजनीतिक विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने कृषि कानून समेत ग्रामीण भारत के लिए हुए फैसलों पर जिक्र करते हुए कहा कि वे गांवों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। प्रॉपर्टी कार्ड में क्या होंगे फायदे, पीएम ने बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही मदद करने वाली होगी। पीएम ने आगे योजना के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश विकास से बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तब संपत्ति का अधिकार मिलता है तो नागरिकों ने आत्मविश्वास बढ़ता है। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश करने के लिए रास्ते भी खुल जाते हैं।
संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक कर्ज आसानी से मिलता है। रोजगार स्वरोजगार के भी रास्ते आसानी से खुल जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं प्रधानमंत्री ने अपने स्वामित्व भारत योजना के अंतर्गत कौन कौन से लाभ दिए, उसकी सुनते हैं हम प्रधानमंत्री के जीवनी। साथियों, भारत के गांवों के लिए, गांव में रहने वालों के लिए जितना काम पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना आजादी के 6 दशकों में भी नहीं हुआ। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। दशकों तक गांव के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कोई सोच नहीं सकता था। 3-3 किलोमीटर हमारी माताओं बहनों को सर पे इतना बोझ उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर घर में पानी पहुंचाना है। आज देश के ऐसे 15 करोड़ घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते थे बिजली आती है जाती है, अब लोग शिकायत करते हैं मोबाइल फोन में कनेक्शन आता है जाता है। इन समस्याओं का समाधान वो ऑप्टिकल फाइबर में है। साथियों, जहां अभाव होता है वहां ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव परेशान करके रख देता है। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पैर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आकर के झुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गांव की समस्याएं बनी की बनी रहे, लोगों की समस्याएं बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे। और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, यही उनकी आदत हो गई थी। आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो
इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी हैं, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव, गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन भी आत्मनिर्भर बने। आज कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, उससे जिन्हें किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने 1.5 गुना एमएसपी हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाए थे। छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है, वो आज बेचैन है। किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन, ऐसी सुविधाओं जिनको परेशानी है, उन लोगों को हो रही है। वो आज कृषि सुधारों का विरोध करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तैयार नहीं। किसान उनको पहचान गया है।